प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के तहत अध्याय 4 अपवाह तंत्र पर चर्चा करेंगे। अपवाह तंत्र का अर्थ किसी भी क्षेत्र के नदी तंत्र से होता है, अर्थात नदियों का समूह जो आपस में जुड़ा हुआ होता है उसी को अपवाह तंत्र या नदी तंत्र कहा जाता है। अब ये किस प्रकार से जुड़ा होता है? चूँकि एक मुख्य नदी में ही उसके आसपास बहने वाली समस्त नदियाँ उसमें मिल जाती हैं, उसी को हम नदी अपहरण के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जब एक नदी द्वारा दूसरी नदी के जल क्षेत्र को मिला लेना ही अपवाह तंत्र कहलाता है। दुनिया में यदि भारत की स्थिति देखी जाए कि यहाँ पर नदियों का परसेंटेज कितना है, तो वो बहुत अच्छा है। अर्थात भारत में संसार में सर्वाधिक नदियाँ प्रभावित होती हैं। नदियों के बहने या प्रभावित होना ये विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है। नदी के प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों के बहुत सारे कारक हैं या तत्व हैं, जिसमें वर्षा महत्वपूर्ण है। अर्थात जिस देश में सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पर नदियों की अधिकता हो सकती है। भारत की स्थिति भी ऐसी है, बारिश लगभग ठीक होती है, इसलिए नदियों में जल की अधिकता भी लगभग ठीक रहती है। दूसरा कारक हो सकता है उच्चावच, अर्थात किसी भी भूतल का या स्थान का ऊंचा और नीचा होना। नदियों की प्रवाह दिशा निश्चित करने में उच्चावच का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। अर्थात जिस ओर किसी स्थल का या भूखंड का ढाल होता है, नदियां प्रायः उसी तरफ बहती हैं। भारतीय अपवाह तंत्र पर चर्चा करने के पहले हम भारत की स्थिति को जानेंगे। यदि आपने ग्लोब देखा होगा तो भारत को कर्क रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग है वो हिमालय पर्वत श्रेणी और उत्तर के विशाल मैदान के क्षेत्र में आता है, और कर्क रेखा के नीचे वाला भूखंड प्रायद्वीपीय पठार का भी क्षेत्र होता है। इसलिए हम भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांट लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा बनाया गया अपवाह तंत्र, और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया अपवाह तंत्र। यदि हम इसको दिशा में डिवाइड करें तो नंबर 1 उत्तर भारत का अपवाह तंत्र और नंबर 2 दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अपवाह तंत्र। सबसे पहले हम हिमालय या उत्तर भारत के अपवाह तंत्र की बात करेंगे। तो भारत की उत्तर दिशा में हिमालय है, अर्थात वहाँ पर पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ, प्लस बारिश भी अच्छी होती है मानसूनी पवनों द्वारा। तो उत्तर भारत में जो भी नदी तंत्र या अपवाह तंत्र हैं उनमें प्रायः जल की कमी नहीं होती। वर्षा ऋतु में वर्षा के द्वारा उनमें जल की प्राप्ति होती है, और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से जो पानी प्रभावित होता है उससे भी उन नदियों में लगभग जल की कमी नहीं होती। अर्थात यदि हम सीधी ही एक बात करें तो ये लॉजिक होगा कि उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में पानी की कमी नहीं होती, जल हमेशा अधिक बना रहता है, और गहरी घाटियों का निर्माण होता है। गहरी घाटियों का निर्माण के साथ साथ नदियाँ वहाँ की गार्ज भी बनाती हैं, झरनों का निर्माण भी करती है, और निचले स्थानों पर अर्थात जब वह समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो विसर्प बनाती हैं, गोखुर झील बनाती हैं और बाढ़ के मैदान बनाती हैं। अब प्रायः हम इन शब्दों का थोड़ा सा अर्थ जानेंगे। गहरी घाटियाँ, चूँकि उत्तर भारत में मिट्टी का जमाव अधिक है, जिसके कारण जब नदी यहाँ पर प्रभावित होती है तो उनके गड्ढों को, नदियों को गहरा और चौड़ा कर देती है। गार्ज, यदि नदी किसी ऊंचे स्थान से या पहाड़ से या पर्वत से निचले स्थानों पर गिरती है तो बड़े बड़े गड्ढे बनाती है, जिनको हम गार्ज के नाम से जानते हैं। झरना, यह झरना क्या होता है?
तो झरने के लिए एक पारिभाषिक शब्द है। झरना जल की एक वह राशि है जो धरातल के निचले सतह पर संगठित होती है। यदि हम वैसे इसको समझे बिल्कुल साधारण भाषा में, तो आप समझ लीजिए जमीन के अंदर तालाब या जमीन के अंदर कुआं, जो चारों ओर से घिरा हुआ है, धरातल के नीचे है और उसमें जल का समावेश है। विसर्प, विसर्प सर्प से बना हुआ, अर्थात सांप की आकृति। उत्तर भारत में बहने वाली नदियां सांप के आकार में बहती हैं। गोखुर झील, ये गोल मटोल झील है, जो उसी से बना हुआ शब्द है एक, गोखुर या गोल। अर्थात जब नदी विसर्प रूप में बहती है तो वो विसर्प इतने ज़्यादा और अंदर की ओर कट जाते हैं कि वो विसर्प कटते हुए और एक गोल आकृति का रूप ले लेते हैं, जिसको गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। बाढ़ का मैदान, और वो भी निचले स्थानों पर, अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, चूँकि इनमें वर्ष भर जल की अधिकता रहती है, और जब ये समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो वहाँ पर लगभग समतल जगह हो जाती है। तो जब नदी का पानी अपने मूल स्थान को छोड़ दे और आसपास के मैदानों में भरने लगे, इस कंडीशन को बाढ़ कहते हैं। और ऐसे बाढ़ के मैदान प्रायः उत्तर भारत में ही अधिक बनते हैं। यदि हम उत्तर भारत के अववाह तंत्र को देखें तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, प्रायः उन सभी नदियों को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा, अर्थात वे सभी नदियां 3 नदियों में ही मिलती हैं। नंबर 1, यदि हम उत्तर या पश्चिम की बात करेंगे तो सिंधु नदी तंत्र, मध्य प्रांत की बात करेंगे तो गंगा नदी तंत्र, और पूर्व दाएं ओर बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अर्थात उत्तर भारत में मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र होते हैं। सिंधु नदी तंत्र, अर्थात पश्चिम में जितनी भी नदियाँ बह रही हैं वो सिंधु में मिल जाएंगी। मध्य में है आपका गंगा नदी तंत्र, मध्य में आपकी जितनी भी नदियाँ हैं वो आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाएंगी। और यदि हम पूर्व की बात करें तो जितनी भी नदियाँ हैं वो कहीं ना कहीं जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं, और वह एक संरचना बनाती है जिसको हम नदी अववाह तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी अववाह तंत्र या नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। इसमें पहला है हमारा सिंधु नदी तंत्र। तो मुख्य फोकस है सिंधु। किसी भी प्रकार के नदी तंत्र को समझने के लिए हम मूल रूप से 4 बातों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, वह नदी कहाँ से निकलती है। नंबर 2, उसकी लंबाई कितनी है। नंबर 3, वह कहाँ मिल जाती है। नंबर 4, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि हम तंत्र की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी मुख्य नदियाँ मिल रही हैं। और लास्ट अन्य, यदि कोई और भी पॉइंट बचता है तो वो हम उसमें उसको इंक्लूड कर लेंगे। यदि हम सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के सम्मिलित रूप को ही सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हैं। यह बहते हुए तिब्बत के पठार से जब निकलती है तो भारत के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी, जहाँ पर लद्दाख के पास एक 500 मीटर ऊंचे गार्ज का निर्माण करेगी। अर्थात जब यह लद्दाख के पठार से नीचे गिरती है तो जो गड्ढा बनता है उसको गार्ज कहते हैं, वो लगभग 500 मीटर गहरा है। यह पुनः पाकिस्तान में प्रवेश करेगी और पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी पर एक महत्वपूर्ण, मतलब सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं आपकी, उनमें सतलुज नदी पर भारत का भांकड़ा नागल बांध बंधा हुआ है। दूसरा अववाह तंत्र है हमारा गंगा नदी तंत्र। तो गंगा भारत की सबसे विशाल नदियों में इसकी गिनती होती है। यदि भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो गंगा। और अभी हमने सिंधु के बारे में 2900 किलोमीटर बताया और गंगा की जो लंबाई है वो 2500 है। इसका मतलब यह है कि गंगा ज़्यादा से ज़्यादा भारत में ही प्रभावित होती है। उसका कुछ ही हिस्सा है जो बांग्लादेश में बचता है।
और सिंधु नदी में भारत में कम हिस्सा उसका बहता है, बाकी जितना भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में प्रभावित हो जाता है। तो भारत की बड़ी नदी कहलाने का जो दर्जा है वो गंगा को प्राप्त है। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। हिमानी का मतलब होता है बर्फ़ के पहाड़। तो जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वहाँ पर गंगोत्री नामक स्थान से ये निकलती है। इसकी भारत में लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। यदि हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय से निकलकर इसमें मिल जाती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर ऊपर की ओर बहती हुई इसमें मिल जाती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में मुख्य रूप से यमुना इसकी सबसे बड़ी नदी है और महत्वपूर्ण है, घाघरा, गंडक, कोसी और भी कई सारी नदियाँ। यदि हम प्रायद्वीपीय मैदान की बात करें तो मुख्य रूप से चंबल, बेतवा, सोन, दामोदर। अब बेतवा का मतलब ये है कि ये पहले आपकी यमुना में मिलेगी और यमुना आपकी गंगा में मिल जाएगी, तो ये आपकी उसी में कनेक्ट हो जाएगी, है ना। वैसे यदि हम जनरली बात करें कि बेतवा किसमें मिलेगी तो वो यमुना में मिलेगी और यमुना गंगा में मिलेगी, तो बेतवा ही आपकी गंगा की एक सहायक नदी है। यह भारत में बहती हुई जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। अब डेल्टा क्या है? हमारे हाथ की आकृति आपने देखी होगी, आपका हाथ का पंजा इसमें 5 उंगलियां होती हैं, सेम कंडीशन ऐसी, या मोर का आप पंख समझ लीजिए। नदी जब एक दिशा में निकलती है या एक धारा में बहती है तो जहाँ वह समुद्र में मिलने वाली होती है कई छोटे छोटे भागों में बट जाती है, और उसी प्रकार की आकृति को डेल्टा कहा जाता है। गंगा पूरे संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पहले गंगा के नाम से, और जब वह ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है तो फिर उसका नाम मेघना हो जाता है, तो इसको मेघना के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसको गंगा के ही नाम से जाना जाता है, और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला हमारा जो उत्तर भारत का नदी तंत्र है वह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र भी आपकी मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है, जो तिब्बत के पठार में, और भारत में यह अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है, मतलब प्रवेश करती है। इसका उद्गम मानसरोवर झील, भारत में इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर। सबसे पहले इसको तिब्बत में और चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। वहाँ बहती हुई जैसे जब ये भारत में प्रवेश करती है मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। फिर यह बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम पद्मा हो जाएगा, और जब बांग्लादेश में गंगा से मिल जाएगी तो इसका नाम मेघना हो जाता है। इसकी सहायक नदियाँ मुख्य रूप से दिबांग, लोहित, कालांग और धनसिरी। चूँकि उत्तर भारत में ढाल अधिक होने के कारण और इसकी चौड़ाई कम होने के कारण, पानी की अधिकता होने के कारण बाढ़ की अधिकता लगभग बनी रहती है, और यह अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस प्रकार भारत के नदी तंत्रों को या आबवाय तंत्रों को हमने 2 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 उत्तर भारत या हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया आबवाय तंत्र, उसमें 3 मुख्य हैं, सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी तंत्र, और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम प्रायद्वीपीय मैदान की बात करेंगे तो प्रायद्वीप मैदान में कोई बहुत ज़्यादा बड़े अववाह तंत्र नहीं बनते, लेकिन अववाह तंत्रों का निर्माण होता है, क्योंकि कोई भी नदी आगे जाकर कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी में मिल जाती है, और इस प्रकार की संरचना अववाह तंत्र या नदी तंत्र कहलाती है। तो हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करने के पहले प्रायद्वीपीय मैदान में बहने वाली नदियों की जनरल विशेषताओं की चर्चा करें। चूँकि ये नदियाँ मौसमी होती हैं, अर्थात इन नदियों में किसी मौसम विशेष में ही पानी उठता है, तत्पश्चात वह सूख जाती हैं। इन नदियों में मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में ही पानी की अधिकता होती है। जैसे जैसे हम ग्रीष्म ऋतु की ओर बढ़ते जाते हैं पानी की कमी होती जाती है, और भीषण ग्रीष्म ऋतु में प्रायः कुछ नदियाँ सूख भी जाती हैं। इनकी लंबाई कम होती है, यह गहरी नहीं होती, क्योंकि पत्थरी या पहाड़ी इलाकों में बहती हैं, कठोर पत्थरों को काट पाना मुश्किल होता है, इसलिए कम गहरी होती हैं।
ऐसी विभिन्न प्रकार की नदियों में हम केवल मुख्य नदियों की चर्चा करेंगे। नंबर 1 नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है। वैसे यदि आपको मालूम हो तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। कारण स्पष्ट है, मध्य प्रदेश में ही पूरे भारत में सर्वाधिक नदियां प्रभावित होती हैं, जिस कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नर्मदा नदी के बारे में, इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है जो शहडोल में है। इसकी लंबाई, कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश से निकलने के बाद यह गुजरात में प्रवेश कर लेती है, तो 2 राज्यों में ही बहती है। इसकी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं और ज़्यादातर यदि आप नामों पर चर्चा करेंगे तो नाम लॉजिक के हिसाब से समझेंगे तो जंगली जानवरों पर है, जैसे हिरनी, बाघनी इत्यादि। ऐसी लगभग 51 के आसपास इसकी सहायक नदियां हैं। यह मध्य प्रदेश में बहती हुई विभिन्न प्रकार के जलप्रपातों का निर्माण करती है। इस पर सरदार सरोवर बांध भी बनाया गया है। यह भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब सकरी घाटी में बहती है। मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती हुई यह गुजरात के निकट खंबात की खाड़ी में मिल जाती है और मिलने के पूर्व यह डेल्टा नहीं बनाती, यह ज्वरनदमुख या एस्चुरी बनाती है। अर्थात यह कई सारी धाराओं में विभाजित नहीं होती। जिस धारा से इसका उद्गम होता है लगभग उसी धारा में यह खंबात की खाड़ी में समावित हो जाती है। दूसरी नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी में ता शब्द की आवृत्ति ज़्यादा हो रही। ताप्ती में 2 बार ता आ गया, तो इसके उद्गम स्थल में भी ऐसा ही रोचक है, ता शब्द आएगा। ताप्ती नदी मुलताई से निकलती है। मुलताई उस स्थान का नाम है। वो कहाँ पर है? बैतूल, इसमें भी ता आ गया, बैतूल से। और बैतूल में कहाँ, मतलब पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सतपुड़ा, इसमें भी ता आता है। अर्थात ताप्ती नदी सतपुड़ा पहाड़ी बैतूल जिले के मुलताई नामक स्थान से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश में निकलने के बाद गुजरात और महाराष्ट्र में प्रभावित होती हुई भ्रंश घाटी में बहती हुई ज्वरनदमुख बनाती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। गुजरात में इस पर ऊकई बांध बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार में तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण नदी गोदावरी नदी है। प्रायः प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली सभी नदियों में सर्वाधिक लंबाई गोदावरी नदी की है, जिसके कारण गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक नामक स्थान से निकलती है और महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में वर्धा, बांजरा, बैनगंगा और पैनगंगा। इस पर निजाम सागर बांध बना हुआ है। यह डेल्टा का निर्माण करती है। अगली नदी है आपकी महानदी। इसका उद्गम स्थल पहले मध्य प्रदेश कहलाता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ से अलग हो गया, तो ये छत्तीसगढ़ के सिहावा नामक स्थान से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 858 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। अगली नदी आपकी कृष्णा। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रभावित होती है। अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में मुख्य रूप से कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी और तुंगभद्रा इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी पर अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध को याद रखना बहुत आसान है। कृष्णा और नाग, अर्थात कृष्ण भगवान नाग पर नाचे थे, तो ऐसे आपको याद भी हो जाएगा, है ना, कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बंधा हुआ है। दक्षिण भारत की अंतिम महत्वपूर्ण नदी, वैसे बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा
विवादों में घिरी होने के कारण महत्वपूर्ण मानी गई है कावेरी। इसका उद्गम स्थल कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी में कुर्ग जिले से निकलती है। 760 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं हेमावती, अमरावती, भवानी, इस पर शिव समुद्रम बांध बंधा हुआ है। जल विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है कि इस नदी के जल का उपयोग का परसेंटेज कितना होना चाहिए। ये विवाद प्रायः कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य है, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। अब हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में यदि अंतर देखें तो बिल्कुल सिंपल है। उत्तर भारत की नदियां हिमालय से निकलती हैं, दक्षिण भारत की नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। उत्तर भारत में जलप्रपातों की कमी है क्योंकि हिमालय के बाद फिर कोई पहाड़ी स्थल नहीं है। इसका अपोजिट आप कर देंगे, प्रायद्वीपीय पठार में ज़्यादा है, पहाड़ ज़्यादा है, पठार ज़्यादा है, तो जलप्रपात भी अधिक होंगे। चूँकि जलप्रपात अधिक हैं इसलिए यातायात के लिए अनुकूल नहीं होती हैं प्रायद्वीप की नदियाँ, और उत्तर भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए वहाँ पर यातायात के साधन चला पाना इसमें अनुकूल होता है। गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, ये चौड़ी घाटियों का निर्माण करती हैं। विसर्पण या विसर्प की स्थिति उत्तर भारत में अधिक होती है और दक्षिण भारत में कम होती है। इनको जल की प्राप्ति अर्थात उत्तर भारत की नदियों को जल की प्राप्ति वर्षा और हिम के माध्यम से होती है, जबकि दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से जल की प्राप्ति केवल और केवल वर्षा के माध्यम से ही होती है। अगला टॉपिक है हमारा भारत की झीलें। तो झीलों के लिए मैंने आपको एक लॉजिक ये दिया है कि झील मतलब जैसे तालाब या कुआं होता है उसी को आप अंडरग्राउंड समझ लीजिए, तो वो झील की डेफिनेशन है। शाब्दिक अर्थ में देखें तो धरातल के निचले भाग की वह जलराशि जो चारों ओर से स्थल से घिरी हो झील कहलाती है। इसका निर्माण प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। कृत्रिम मतलब जिसको मानव ने बनाया है। इनका महत्व मुख्य रूप से मछली पालन के लिए होता है, पर्यटन में इनका उपयोग किया जा सकता है। भारत की कुछ महत्वपूर्ण झीलों की चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर की बूलर झील, महाराष्ट्र की लोनार, उड़ीसा की चिल्का जो खारे पानी की है, आंध्र प्रदेश की कोलेरू वह भी खारे पानी की है, तमिलनाडु की पुलिकट वह भी खारे पानी, अर्थात वे झीलें जो समुद्र के तट में हैं लगभग खारी हैं। उत्तराखंड में चूँकि हिमालय पर्वत की स्थिति होने के कारण पानी की कमी नहीं है, तो वहाँ पर बर्फ़ की बहुत सारी झीलें हैं, जैसे नैनीताल, भीमताल, राक्षसताल। राजस्थान की सांभर झील अपने खारे पानी के कारण प्रसिद्ध है। समीपवर्ती समुद्रों की स्थिति अर्थात भारत की स्थिति किस टाइप से, चूँकि भारत एक प्रायद्वीप है अर्थात तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तो वो तीन ओर कौन कौन सी हैं? दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, अर्थात वह स्थल जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। इसमें बहुत सारी खाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीप का अपोजिट खाड़ी होता है। देखिए, जल द्वारा किसी स्थान को तीन ओर से घिरा होना प्रायद्वीप, कोई स्थान यदि जल को तीन ओर से घिरे तो वो खाड़ी। तो भारतीय जल सीमा पर या तटरेखा पर विभिन्न प्रकार की खाड़ियाँ बनती हैं। सबसे बड़ी है आपके बंगाल की खाड़ी, फिर मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका के मध्य है, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी ये गुजरात की सीमा। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई कार्य में होता है, इसलिए नदियों का अधिकतर उपयोग मुख्य रूप से कृषि कार्य में, इसके बाद उद्योगों में, पेयजल व्यवस्था के लिए, नौकायन के लिए, जल परिवहन का कार्य भी नदियों का मुख्य माना गया है। तो नदियां एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। यदि हम सांस्कृतिक केंद्र या तीर्थ स्थल देखें तो वो भी कहीं ना कहीं नदियों के तटों पर ही बसे हुए हैं। अंतिम, नदी प्रदूषण या जल प्रदूषण। किसी भी वस्तु की शुद्धता में कमी आना प्रदूषण कहलाता है। चूँकि मानव अपना विकास करने के लिए प्रकृति के संसाधनों का दोहन करता जा रहा है। विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रीज, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, मलमूत्र इत्यादि उद्योगों का कचरा नदियों में प्रभावित होने के कारण नदियों की शुद्धता में कमी आती जा रही है, जिसके कारण समुद्री जीव जंतु
या जल में रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, और वही पानी यदि मानव अपने उपयोग में ले रहा है तो उसके भी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारे लिए ये बिल्कुल आवश्यक है कि हम नदियों को साफ रखें, स्वच्छ रखें। जल ही जीवन है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।